हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर हिमालय की बेटियां। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिमालय की बेटियां जो निबंध विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है, नागार्जुन जी ने ये लिखी थी। और यहाँ पर नागार्जुन जी ने हमें क्या बताया कि हिमालय की बेटियां उन्होंने किसे कहा है। नदियों को उन्होंने हिमालय की बेटियों के रूप में देखा है। तो इस चैप्टर को हमने कर लिया था, इसके शब्दार्थ सारांश सब हम कर चुके हैं। अभ्यास प्रश्न हमने आपको कुछ प्रश्न आपको दिए थे और उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों ने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न था, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं, किन रूपों में वो देखते हैं। देखिए, नदियों को माँ तो पहले से ही माना जाता था, काफी ये पुरानी परंपरा है। लेकिन यहाँ लेखक ने इस चैप्टर में, इस गद्य, इस निबंध में क्या कहा है, यहाँ उन्होंने क्या कहा है, नदियों को उन्होंने माँ मानने की परंपरा तो ये पुरानी है, लेकिन वे कहते हैं कि लेखक ने यहाँ अन्य रूपों में भी नदियों को माना है। तो क्या क्या उन्होंने माना है, यहाँ माँ के अलावा नदियों को उन्होंने क्या क्या रूप दिया है। चलिए, कौन बच्चा बताएगा। चलिए, नदियों को माँ मानने की परंपरा ये काफी पुरानी है, लेकिन लेखक ने इस चैप्टर में, इस गद्य विधा में, इस निबंध विधा में नदियों को और क्या क्या कहा, माँ के अलावा उन्हें क्या क्या रूप उन्होंने यहाँ पर दिया है। चलिए, कोई बच्चा अगर बताना चाहता है हैंड रेज कीजिएगा और मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस निबंध विधा में लिखी गई जो ये आपकी गद्य रचना है, इसमें लेखक ने नदियों को माँ के अलावा क्या क्या यहाँ पर उनको जो है क्या क्या कहा है। ठीक है, चलिए, एक नदी को आप माँ के अलावा क्या क्या कह सकते हैं, किन किन रूपों में यहाँ लेखक ने नदियों को देखा है। तो देखिए, चलिए, यहाँ पर इस चैप्टर में लेखक ने हमें क्या बताया कि नदियां जो हैं ये यहाँ पर बहनों के रूप में, और खासकर यहाँ हिमालय की बेटियां, चैप्टर का नाम ही है हिमालय की बेटियां। कौन है हिमालय की बेटियां, ये जो नदियां हैं इनको कहा है ये हिमालय की बेटियां हैं। तो यहाँ माँ के अलावा लेखक नागार्जुन ने इन नदियों को बेटियों का रूप दिया, साथ में प्रियसी का रूप दिया और बहन का रूप भी यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक नदी जो है, उन्होंने सिंधु और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा, ये हिमालय की बेटियां हैं। उन्होंने सतलज को यहाँ पर क्या कहा है, ये बहन है, बहन की तरह उनको उनको सतलज को देखा है। और इन नदियों को सागर की प्रियसी कहा कि ये सागर की तरफ जो है भाग रही है, सागर की तरफ ये जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि लेखक ने नदियों को माँ के अलावा बहन का, बेटियों का और प्रियसी का के रूप में वो देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपने लिख लेना है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। इस पूरे निबंध विधा में आपको सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई है। चलिए, कोई बच्चा बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने क्या कहा है, सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दोनों नदियों के बीच से जो है अन्य दो छोटी बड़ी जो है नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ठीक है, और ये नदियां कैसी हैं, सुंदर और लुभावनी है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है नागार्जुन जी ने कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या हैं, दो प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और साथ में इनके बीच में अन्य छोटी और बड़ी नदियां भी निकलती हैं। कहते हैं ये हिमालय के दिल से, पिघले हुए दिल से जो है एक एक बूंद से जो है ये नदियां बनी हुई है। ठीक है, तो ये विशेषता यहाँ पर किसने बताई है, लेखक ने बताई है। चलिए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी आपने लिखा होगा। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता, ठीक है, क्यों कहा है उन्होंने।
काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा? तो देखिए, जल क्या है? जल ही जीवन है। ठीक है, जल से जो है हम अपनी प्यास की तृप्ति करते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो जल के बिना जीवन जो है अधूरा है, जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 में जो काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, ये क्यों कहा है? क्योंकि जल जो है जीवन है। ठीक है, और जीवन देने वाली कौन होती है? माता होती है। ठीक है, आपको जन्म देने वाली माता होती है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जिस प्रकार से माता आपको जन्म देती है, ऐसे ही हमें जो है पालती कौन है? कौन पालने वाली है? जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए जैसे एक माता जो है बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, ऐसे ही यहाँ पर काका कालेलकर ने क्या कहा है? जल क्या है? जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये नदियां हमें क्या करती हैं? जल प्रदान करती हैं और जीवन दान देती है। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के सम्मान पवित्र है। ठीक है, और इन नदियों के किनारे ही हम लोग क्या करते हैं? अपनी बस्ती खेती बाड़ी करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। ठीक है, क्योंकि इन नदियों से हमें जल मिलता है। इन नदियों के द्वारा हम अपने खेतों को सींचते हैं। इन नदियों के किनारे हम अपनी बस्तियां, अपने जो शहर बसाते हैं, ताकि हमें जल की कमी ना हो। ठीक है, हमारी खेती बाड़ी कृषि जो है इन नदियों के सहारे हमारी होती हैं। तो ये नदियां जो है क्या है? हम सभी को जीवन दान देती है, हमें जल दान देती है। ठीक है, और इनका जल जो है क्या करती है? भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करती है। मानव जो है आधुनिकरण में जैसे जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधन आदि में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। ठीक है, देखिए आज हम जो है बिजली जो बना पा रहे हैं, इन नदियों के माध्यम से ही हम बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बांध बना करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं, बिजली हम बनाते हैं। तो ये नदियां जो है हमारे लिए क्या है? लोक माता के समान है। इसलिए काका कालेलकर ने इन नदियों को क्या कहा? ये लोक माता है, ये सभी की माता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये नदियां हमें जल प्रदान करती हैं, हमें जीने के लिए जल देती हैं। आपके घर में एक दिन यदि जल नहीं रहेगा तो हाहाकार आपके घर में मच जाएगी। बिना जल के जो है ऐसा लगेगा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे जीवन की जो है सबसे जो जरूरी चीज है, हमें जो है वायु और जल। और वायु आपको कब मिलेगा? जब उन पौधों को पानी मिलेगा, तभी तो वो आपको वायु देंगे, शुद्ध वायु, तभी तो वो आपको ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो जल जो है हमारे लिए क्या है? माता के समान है। जिस प्रकार से एक माता बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, ऐसे ही ये नदियां ये हमें जल प्रदान करती हैं। और उस जल से हम क्या करते हैं? उसे हम पीते हैं, उससे हमने अपनी प्यास बुझाते हैं। उससे जो है हमारी खेती बाड़ी होती है, उससे हमारे बड़े बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं, उससे हमारी जो बिजली है वो बनाई जा रही है। और उसी जल से जो है पेड़ पौधे जिसे हम जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये नदियां क्या करती हैं? उन पेड़ों को भी सींचती हैं, उन पेड़ों से जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये नदियां हमें पानी देती हैं। नदियों के किनारे हम अपनी खेती बाड़ी और हमारी जो शहर हैं उनको बसाते हैं। तो यहाँ पर उनका लोक माता इसलिए उन्होंने कहा है कि नदियां जो हैं हमारे लिए क्या है? लोक माता है। ठीक है, चलिए इसको आप लिखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, हिमालय की यात्रा जो आपका पाठ है, इसमें लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? यहाँ पर लेखक ने क्या क्या चीजें कि इस पाठ में जो है सामने आई हैं, जिनकी लेखक ने प्रशंसा की है, उनकी तारीफ की है। तो चलिए आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हिमालय की बेटियां, यहाँ पर सबसे पहले हिमालय की तारीफ की है। और हिमालय की जो बेटियां हैं यानी नदियां, उनकी यहाँ पर लेखक ने प्रशंसा की है।
वो जो बर्फीले पहाड़ हैं जिनसे जो है नदियां क्या होती हैं, बर्फ पिघल करके नदियों के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, उसकी यहाँ प्रशंसा की है। और खासकर यहाँ पर नदी की, वही नदी जो समतल मैदान में एक गंभीर, शांत और सभ्य महिला दिखती है की भांति जो है वो बिल्कुल शांत दिखती है। और उन नदियों का जब वो पहाड़ हिमालय से निकलती हैं, वो किस प्रकार का उनका दृश्य है, इसकी यहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की है कि वो नदी जो है हमें क्या सिखाती है कि हमें जो है परिस्थिति के साथ ही जो है रूपांतरित हो जाना चाहिए। जब ये नदियां हिमालय से अपने पिता की गोद से निकलती आती हैं तो ये हंसती खेलती कूदती जो है जाती हैं और पतली धारा में वहां से वो आती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये उस विशाल मैदान में आती है तो ये उस पूरे मैदान में फैल जाती है और शांत हो जाती है, गंभीर हो जाती है। तो ये नदियां हमें ये शिक्षा भी देती हैं कि हमें जो है परिस्थिति के अनुसार रूपांतरित हो जाना चाहिए। जैसे ये नदियां हुई हैं, पहाड़ों से जो है ये क्या करती हैं, भागती हुई आती हैं, उस हिमालय से भागती हुई आती हैं और समतल मैदान में जाकर के ये बिल्कुल शांत हो जाती हैं। वहां पर ये अपना कुछ और ही रूप देती हैं। तो लेखक ने क्या कहा, जब मैं इन्हें दूर से देखता था तो तब मुझे ये कैसी दिखती थी, जब मैंने इन्हें समतल मैदान में देखा इन नदियों को तो मुझे ये शांत दिखी, गंभीर दिखी। लेकिन जैसे ही वो हिमालय के कंधे पर गए, हिमालय की चोटी पर ये चढ़े तो इनको इन नदियों का एक अलग रूप दिखा। तो इन सभी की यहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की। साथ में उन्होंने यहाँ पर नदियों, पहाड़ और बर्फीली जो पहाड़ियां हैं और हरी भरी भरी जो घाटियां हैं और महासागरों की यहाँ पर पूरी पूरी प्रशंसा की है। वो महासागर क्या है, वो भी भाग्यशाली है जो ये नदियां जो है इसकी तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर लेखक ने सागर को जो है हिमालय का दामाद बताया है। उन्होंने कहा कि सागर क्या है, हिमालय का दामाद है, क्योंकि हिमालय की सभी बेटियां सागर की तरफ जा रही है, उनका लक्ष्य क्या है, सागर की तरफ जाना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ लेख से आगे ये देखिए, ये तो आपके जो आपके निबंध से ही ये प्रश्न है, जो आपके पाठ यहाँ पर गद्य था उसी से संबंधित ये प्रश्न थे, तो इसलिए इन प्रश्नों को हम लेके नहीं आए हैं। अब यहाँ लेख से आपके आगे कुछ प्रश्न है। तो लेख से यहाँ पर पहला प्रश्न है, नदियों और हिमालय पर, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। क्या लिखी हैं, अनेक कवियों ने क्या लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित जो है नदियों के वर्णन से कीजिए। तो ये जो है प्रश्न आपको स्वयं करना। यहाँ पर आपको नदियों और हिमालय पर अनेक प्रकार की कवियों की कविताएं लिखनी है और ढूंढनी है, ठीक है। और उन कविताओं का चयन करना करके उसकी तुलना करनी है इस पाठ में कि अन्य जो नदियों पर लिखी गई कविताएं हैं उसमें और इसमें क्या तुलना है, क्या इसमें विशेषता है, क्या उसमें विशेषता है। तो इस प्रकार की तुलना आपको करनी है, ठीक है। तो आप अलग अलग पुस्तकों को लेकर के वहां से कर सकते हैं। गोपाल सिंह नेपाली ने कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। ये जो है क्या है, कविताएं हैं। तो यहाँ पर आपको इन पढ़ना है और उनकी तुलना करनी है। तो देखिए हिमालय, मेरे नगरपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगरपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निबंध मुक्त, युग युग गर्व गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का नितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगरपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर भृगु न्युमेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंध पंचनद ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आप देखिए गंगा यमुना की अमीय धाराएं, धारे जिस पुष्प भूमि की ओर बही, तेरी
विगलित करुणा उदार मेरे नगरपति मेरे विशाल। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें है, उपरोक्त कविता की तुलना यदि आप नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। कितना जो है विशाल ये हिमालय है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। और इस कविता में दर्शाया, देखिए आप कुछ और इसमें जो है अपने शब्दों में से लिख सकते हैं। इसमें ये दर्शाया गया है कि हिमालय का जो है भारतवासियों से प्राचीन काल से अत्यंत अनिष्ट संबंध है। भारत धरती का मुकुट हिमालय पर्वत अपनी जड़ों को जो है पाताल तक ले जाए हुए है। उसके धवल शिखर आकाश का चुंबन करते हैं। यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल से समाधि में लीन होकर किसी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। वही लेखक नागार्जुन ने अपने निबंध में हिमालय का वर्णन नदियों के पिता के रूप में यहाँ पर किया है, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान है। तो यहाँ पर नागार्जुन ने क्या कहा है कि हिमालय जो है क्या है, एक विशाल काय है। ठीक है, उन्होंने जो है अपने इस कविता के माध्यम से उन्होंने क्या कहा है कि ये जो है क्या कर रहा है, ये चिरकाल से समाधि में लीन होकर क्या कर रहा है, किसी समस्या का हल ढूंढ रहा है। कौन? हिमालय। वहीं नागार्जुन जी ने क्या कहा है अपने निबंध में कि हिमालय जो है नदियों के पिता के रूप में यहाँ पर उसका वर्णन किया है। जो नदियां निकल रही हैं वो सभी नदियां जो हैं हिमालय से आती हैं, इसलिए हिमालय इन नदियों का पिता है। ठीक है, और ये नदियां हिमालय की बेटियां हैं। ठीक है, तो यहाँ ये तुलना की है किसने? दिनकर जी की इस कविता में। ठीक है, तो दिनकर जी ने अपनी कविता में हिमालय को क्या बताया है, एक विशाल, उसकी विशालता का वर्णन किया है। ठीक है, और क्या कहा है कि हिमालय का भारतीयों से जो है प्राचीन काल से क्या है, अत्यंत अनिष्ट संबंध है। भारत जो है धरती का मुकुट हिमालय, हिमालय को क्या कहा जाता है, धरती का मुकुट। भारत जो है अपनी जड़ों को पाताल तक ले जाए हुए है। उनके धवल शिखर आकाश का चुंबन करते हैं। यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल से समाधि में लीन होकर किसी समस्या का हल ढूंढते हुए, जैसे कि हिमालय जो है प्राचीन काल से क्या है, समाधि में लीन है और किसी समस्या का वो हल ढूंढ रहा है। लेकिन नागार्जुन जी ने हिमालय को क्या कहा है कि ये इन जो नदियां हैं उनके पिता हैं और वो अपनी बेटियों के लिए चिंतित है। तो ये यहाँ पर इन्होंने तुलना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए? तो यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि क्या परिवर्तन आया है तब से अब में। तो देखिए 1947 के बाद से आज तक नदियां जो है उसी प्रकार हिमालय से बह रही। देखिए सभी जगह परिवर्तन आ गया है, हमें कई परिवर्तन, हमें जो पिछले साल से इस साल में हम लोगों में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन इतने सालों के बाद भी नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है प्रदूषण का शिकार हो चुकी है। देखिए पहले 1947 में हम लोग जो है इतनी नदियों को जितना आज गंदा किया जाता है इतना गंदा नहीं किया जाता था। ठीक है, क्योंकि हम जो है सीमित थे, हम जो है प्राकृतिक चीजों पर ज्यादा डिपेंड थे। अब हम कृत्रिम चीजों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, हम नदियों को जो है कई प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये जो नदियां आती हैं, सुंदर से जो नदियां जो है स्वच्छ जल लेकर जो है हिमालय से आती हैं, हम जब ये मैदानों में आती हैं तो हम इनको प्रदूषण का शिकार बना देते हैं, इनमें जो है गंदगी फैला देते हैं। अब जो है जनसंख्या वृद्धि जो है क्या हो गई है, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय जो उपेक्षा के कारण नदी के जल की जो है गुणवत्ता में भी भारी कमी आई। देखिए वहां तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हिमालय ने जो है जब 1947 में भी हिमालय से नदियां उसी प्रकार से बहती थी और आज भी वहां से उसी प्रकार से नदियां बहती हैं। लेकिन परिवर्तन कहाँ आ गया है, जब ये नदियां समतल में आती हैं, हमारे समतल मैदानों में आती हैं, तो यहाँ आकर के हम जो है, हम मानव क्या करते हैं, इनको अनेक प्रकार से प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है,
नदियों की जो गुणवत्ता है वो अब क्या हो गई है, उसमें कमी आ गई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। जहाँ गंगा जल को जो है इतना पवित्र माना जाता था, आज लोग जो है उसी गंगा में क्या कर रहे हैं, वहीं पर गंदगी करते हैं और उसी को जो है फिर पवित्र जल मान करके फिर जो है वो पवित्रता अब उस गंगा जल में भी नहीं रही है, क्योंकि हम मानव क्या करते हैं, हम ही इसे प्रदूषित करते हैं, गंदगी हम ही फैलाते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसमें क्या हो गया है बहुत, क्योंकि नदियों में जो है जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं, जल का जो प्रभाव है वो प्रवाह भी कम हो गया है, गति जो है कम हो गई है, न्यून हो गई है, क्योंकि बांध बनाकर उस जल को रोका जाता है, फिर वहां से जो है उसको फिर दूसरी जगह से उसे प्रभावित किया जाता है। तो ये जो है सभी किसके लिए, हम मानवों के लिए अहितकारी है। गंगा जल की जो पवित्रता थी वो समाप्त हो चुकी है। तो ये परिवर्तन यहाँ पर आया है। परिवर्तन हिमालय और नदियों में नहीं, बल्कि जो हमने प्रदूषण इन नदियों को जो है प्रदूषित किया है उसमें परिवर्तन आ गया है। तो हमें जो है इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। हमें इसको जो है स्वच्छ रखना, इन प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको हमें स्वच्छ रखना चाहिए, तभी जो है हमारा जीवन शुद्ध और स्वस्थ, और हम स्वस्थ तभी रह पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न है कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। ठीक है, तो देखिए हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है, अभी भी कई ऋषि मुनि वहां जाकर के तपस्या करते हैं। आप देखेंगे वो जो है पूरे जो है 12 महीने वो जो है उस बर्फ में लगातार तपस्या करते रहते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास है ऐसा माना जाता है, और यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है, देवात्मा कहा है, कि ये देवों की आत्मा है। ठीक है, तो जहां पर तपस्या की जाएगी वहां पर देवात्मा कहा जाएगा। अब अनुमान और कल्पना से कुछ प्रश्न हैं। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा। आप उन्हें क्या कहना चाहोगे, नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, ये जानकारी आपको प्राप्त करना है और अपना सुझाव देना है। तो आप देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को क्या कहा है, ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, ये आपका अपना निजी विचार होगा, और अपने जरूर आप यहाँ पर प्रश्नों को जो है अपने शब्दों में लिखिए। नदियों की सुरक्षा के लिए आप कौन कौन से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है जानकारी प्राप्त जो है आपको करना है, और अपना सुझाव भी यहाँ पर देना है, अपना पर्सनल सुझाव भी, आप व्यक्तिगत सुझाव भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है एक नए आइडिया के साथ आएगा, एक नया सुझाव वो दे सकता है। हो सकता है आप में से ही कोई बच्चा ऐसा सुझाव दे दे जो हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो अपने स्तर पर आप क्या क्या काम कर रहे हैं, आपको ये सभी जानकारी और साथ में अपने सुझाव देने हैं कि हमें ये करना चाहिए, जैसे आप लिखते ही हैं निबंध में। ठीक है, तो ये जो है ये प्रश्न आप कीजिएगा स्वयं। चलिए, तो देखिए यहाँ लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा, क्योंकि वे नदियों का जो है उद्गम स्थल है, इसलिए जो है उस नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। पर हम उन्हें माँ समान ही कहना चाहेंगे, क्योंकि वे हमें तथा हमारी धरती को जल प्रदान करते हैं। ठीक है, हालांकि वो हिमालय की बेटियां हैं, लेकिन हमारे लिए वो बेटियां नहीं हैं, वो माँ के समान है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसका भरण पोषण करती है, ऐसे ही ये नदियां भी हमें जल प्रदान करती हैं, जिससे हमारा जीवन संभव है। ठीक है, तो हम इसे जो है, क्योंकि वे हमें धरती को जल को प्रदान करती है और हमारी प्यास बुझाती है। एक सच्चे माँ और मित्र के रूप में नदियां हम सदैव जो है हमारी हितैषी रही हैं, और उन्होंने भलाई ही की है। ठीक है, साथ में आप नदियों को बचाने के लिए, नदियों में जो प्रदूषण फैल रहा है उसके बचाव के लिए आप पर्सनल अपने व्यक्तिगत रूप से आप क्या क्या यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं, क्या क्या आप जो है सावधानी बरतेंगे जिससे हमारी नदियां प्रदूषित ना हो। ठीक है, और ये आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो है आगे की क्लासेस में आपको इस पर निबंध भी लिखने को आता है
कि नदी प्रदूषण कैसे हो रहा है या जल प्रदूषण, एक ही बात है कि जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, जल प्रदूषण के क्या कारण है, आपको इसमें क्या क्या जो है सावधानी बरतनी चाहिए, आप क्या क्या इसके लिए जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लिख लीजिएगा और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।